इसके बाद श्री व्यवस्था रखिए साथ बोलो नाम से बताइए। इसके साथ मैं आगे को करूँगा श्री राजकुमार जी प्रधान है हांसी रोड ऐसे पत्रकार भाइयों सबसे पहले 10 मिनट के लिए एक बार दे दीजिए। मेरा आगे आनंद जैन जो इलेक्ट्रॉनिक सेशन के प्रेसिडेंट है वो, और राजेश गोयल काजी जी आप पहले भी आए थे। राजेश गोयल अगर हैं तो कृपया वो आगे आ जाएं। ठीक है, अशोक गोयल जी, अशोक गोयल आप सुभाष गांगुली के हमारे एमएलए हैं, उनको पुण्य पहला उनका स्वागत करें। के लिए आपने साथ देना पड़ेगा। आप बैठ जाओगे कुर्सियों में। अब मैं अनुरोध करूंगा रामविलास मित्तल बलराज गर्ग फुट फेडरेशन के प्रेसिडेंट है तो, और गौरव कुंबर बलराज गर्ग रामविलास मित्तल गौरव कुंबर। हमारे बहुत आपका स्वागत है। और इसी के साथ ही हमारे भी श्याम बिहारी जिंदगी वे हमारे नेता आपका यहाँ बहुत आदरणीय प्रभारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी एमपी साहब, एमएलए साहब, ये जो अनाज मंडियों का मामला है जी, जनाब बिल्कुल शॉर्टकट में 1 सेकंड 2.5% कहता है जैसे आपके राज्य में कांग्रेस के राज्य में पहले था। हम आमरण अनशन पे 7 आदमी 5 दिन बैठे थे, उनका साहब हमारे को जूस पिला के हमारा अनशन जुड़वा था। ये कैसे जुड़वा था? मैं भी वहाँ बैठा था, स्टेट का वाइस प्रधान हूँ मैं कि बेटा आपका सारा काम हो जाएगा। 2.5% आपका दीपक बावरिया साहब हमारे इस मैनिफेस्टो के अध्यक्ष, जिन्होंने सारा हरियाणा का जो भी हमारा संकल्प पत्र होगा जिसकी थे में बहन गीता बुक्कल जी, सभी से विधायक श्री सुभाष देशवाल जी, सम्मानित सभी मेरे व्यापारी बंधुओं, आपने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना। मेरा तो इतना मानना, मैंने रिक्वेस्ट की है, मान्यवर आप दोनों यहाँ पर हैं, जींद को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। जो हमारा मैनिफेस्टो आएगा उसमें व्यापारियों की ओर से, सभीों की ओर से और अपनी ओर से सभी हमारे नेता लोग यहाँ पर हैं, व्यापारी यहाँ पर हैं, सबकी एक मांग है कि जींद और सभीों के बीच में बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर बनना चाहिए। रेलवे की भी सुविधा है, कई बार आ जाता है कि रेल की सुविधा नहीं है जींद में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सारी इंडस्ट्री या तो गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, आम आदमी यहाँ से सभी जींद और सभी को छोड़ करके, एक तो भय का वातावरण, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ जाएगी उस दिन को धमकी भरा पत्र नहीं आएगा। ये बात आपसे करते हैं, आपके माध्यम से, और मैं सादर आमंत्रित करता हूँ भाई सुभाष गांगुली जी को। और हमारी जो साहब की कम्युनिस्ट सरकार थी उसके अंदर साहब हमारे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने
उन्होंने उसको अपराधियों को एक सरकारी भाइयों से इस बात से जरूर इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ। पूरा सांसद भी ध्यान रखते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ही बात कहते हैं कि व्यापारी जिस प्रकार का शांति का मोल हमने पीछे किया था उससे भी अच्छा मोल आपको देंगे। भैया जी देखिए, हमारे यहाँ से 2 हाईवे निकलते हैं, उन 2 हाईवे का जो आपस की क्रॉसिंग है वो 2-3 क्रॉसिंग तो किसी हाईवे की होती नहीं, एक ही क्रॉसिंग है। चाहे वो दिल्ली कटरा है या 152 भी है, तो उस क्रॉसिंग के आसपास एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन सकता है, IIT बन सकती है। अपनी सरकार आने के बाद मैं तो आपसे भी विरोध करता हूँ, ब्रह्मचारी जी से भी विरोध करता हूँ, और मैं भी आप लोगों के लिए लगा रहूँगा। ये हमारी एक बहुत बड़ी लाइफ लाइन होगी। जीने का जो पिछड़ापन है उसको सिर्फ दूर कर सकती है तो हमारी IIT कर सकती है, इंडस्ट्रियल मॉडल काउंसिल कर सकती है, जो 4-5 एकड़ में आप बहुत देर से 7 बजे का आप इंतजार करते हैं। आज के विषय की श्री दीपक पावलिया जी जो रोज होगा वो आए और वो भी अपने विचार दिए। दीपक पावलिया आप सबका जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज स्वयं आपके बीच में आकर आपकी बात सुन रहे हैं। सांसद महोदय यहाँ पर हैं, विधायक जी हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र बनाने में बहुत ज्यादा गंभीरता पूर्वक कार्य कर रही है। एक आश्वासन देंगे, जो भी सुझाव आएंगे, कुछ लिखित में सुझाव आएंगे, उनको हम लोग उसमें रखने का पूरा प्रयास भी करेंगे। और आपने जो स्वागत किया, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी क्योंकि दीपक पावलिया जी ने भी बताया कि गुजरात घोषणा पत्र कमेटी के वो समिति अध्यक्ष रहे और ये न्याय चौपाल में उपस्थित आप सभी जीत के अग्रणी हमारे कंप्यूटर नहीं है, ये एक्चुअली यही परचेज करते हैं। पैडी जैसे गोयल है, गोयल जी, महावीर गुप्ता जी, श्री चंद्र जी, जेपी दिगाना जी, वीपी गर्ग जी, सतीश सिन्हा जी, अशोक गोयल जी, महेंद्र गर्ग जी, मनीष गर्ग जी, प्रमोद जैन जी, रमेश सैनी जी, ऐसी प्रोसेस में पार्टिसिपेशन किया कि जो लोकतंत्र में हम कहते हैं, अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था तो द पीपल बाय द पीपल, वो सही रूप में चरितार्थ करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2-3 चुनाव से ये मुहिम शुरू की। राहुल गांधी जी ने 2014 में बहुत ही शानदार मैनिफेस्टो बनाया था, मगर बहुत देरी से तैयार हुआ, लोगों तक वो समय से पहुंच ही नहीं पाया। 2019 में भी बनाया था, ये आज भी वो जो कहते हैं खटाखट टिकला था, वो समय पर वो न्याय योजना थी, लोगों को पता नहीं था। तो ये बार मार्केटिंग हुआ सही तरीके से, तो लोगों को पता चला कि न्याय योजना क्या है। और ये 2024 में फिर उन्होंने पूरी प्रोसेस को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक जो है हमारा रोड मैप क्या होना, हमारी सरकार होगी, जिसमें छोटी मोटी डिटेल्स हो सकती है। आप में से कई साथियों ने कई प्रस्ताव रखे कि व्यापार के साथियों में नहीं होना है, जैसे कृषि डिपार्टमेंट होता है, कई जगह कॉलोनी वालों से होता है, तो हर सेक्शन के कुछ ना कुछ मसले होते हैं, ट्रांसपोर्ट के मसले होते हैं। रिक्शा वाला है तो कहते हैं उसके पास जुर्माना लगाया जाता है, उसका रिव्यू होना चाहिए। उसका व्हीकल सीज करते हैं तो उसका एक रिव्यू होना चाहिए। जो कानून जो है बहुत बड़े और कठोर बना दिए हैं, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते। व्यापारी वर्ग से इसी प्रकार 3 प्रकार के जो प्रशासन में बैठे हुए ऑफिसर्स होते हैं, बिना दिमाग लगाए ऐसे कानून, ऐसे नियम बना देते हैं कि व्यापार करना, सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। ये सभी चीज़ें सामने आती हैं और आप सब लोगों ने काफ़ी डिटेल में किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आप हार्ड कॉपी गीता जी को दे देना, उन्होंने भी नोटिंग किया है। और निश्चित रूप से मैनिफेस्टो में आप लोगों ने जो बातें रखी उसका संज्ञान देते हुए जो कुछ भी पैकेजिंग बना सकते हैं वो बना के आपके समक्ष पेश भी करेंगे और वो पैकेज लेंगे। व्यापारी भाइयों में ले जाने का कर्तव्य, दायित्व आप सब लोगों का रहेगा, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप ही कांग्रेस के प्रतिनिधि, आप ही कांग्रेस के मालिक हैं। गुजरात में मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन था, तो हमने जो मैनिफेस्टो बनाने का जो पूरा कार्यक्रम था उसका नाम दिया था बोलो सरकार। लोकतंत्र में लोग ही सरकार होते हैं, तो हम कहते थे बोलो सरकार, आप क्या कहना चाहते हैं। इसी तरह आप लोगों ने भी आज काफ़ी विचार दिए, उसका मैं स्वागत करता हूँ। मगर मैं आप लोगों से
कि गुजरात में लिए काम करने वाले लीगल प्रतिनिधि होते हैं जो एडवोकेट्स होते हैं, उनमें टीचर्स और प्रोफेसर्स बहुत होते हैं, मगर और बड़े बड़े व्यापारी और आजकल लैंड ऑर्गेनाइजर्स, बिल्डिंग ऑर्गेनाइजर्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर लाखों की तादाद में जो ये देश की स्पाइन जो उसके रही है, करोड़ रजू रही है, ऐसे व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी, उनके प्रतिनिधि को ज़्यादा दे देते हैं। तो किसी को भी मारना है तो पहले आप लोगों को मार देते हैं, ऐसे टैक्स डाल देते हैं जिसकी वजह से आपका लेवल प्लेइंग फील्ड चला रहा। मैं गुजरात में हमारी इंडस्ट्रीज फेडरेशन का अध्यक्ष था, डॉक्टर शेर विचार बड़ी मुसाफर का अध्यक्ष था, तो हमारे अहमदाबाद शहर में सरकार को उसमें कंट्रोल थी, ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए था, कॉर्पोरेशन कोर्ट में चल रही थी, हमारे 4 नोटिफाइड एरिया को मर्ज करने का सोच रहे हैं हमारी कांग्रेस की सरकार है। तो वो समय में जो सीएम साहब थे मेरे एक जमाने में ये कांग्रेस के साथी थे, मैंने कहा बस वही क्या कर रहे हो आप, आज ऑक्ट्रोय लगाओगे और कल से हमारी स्टेट में कम से कम 200 से 300 फैक्ट्री ऐसी बंद हो जाएगी कि जिसमें काम करते हुए एवरे 200 से 300 लोकल पर फैक्ट्री रोलिंग मिल थी सभी आपके यहाँ जगाधरी में वो स्टेनलेस स्टील का रोलिंग का काम होता है, वो प्रकार की रोलिंग मिल थी वो बंद हो जाएगी और एक साथ आप जो है 90,000 80,000 लोगों को बेरोजगार कर दोगे। एक और बिल की क्राइसिस भी है, टेक्सटाइल के वर्कर सब रास्ते पे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये दूसरा आपका मेन क्राइसिस आपकी यहाँ से भी हो जाएगा। कहते क्या करना, हम लोग थोड़ा आंदोलन भी चला दिया, फिर उन्होंने पूछा क्या करें, मैंने बोला सर एक आपको कितनी रेवेन्यू चाहिए, एक कमेटी बना दीजिए, मैं आपको कर देता हूँ कि कितनी आपकी रेवेन्यू के कैसे कितना टैक्स रखना चाहिए। 3 और 3.5% के ऑक्ट्रे लगा तो उसका 3.5% 100 रुपये की ट्रेडर 3.5 रुपया ऑक्ट्रे हुआ और उसका बिजनेस का प्रॉफिट ही 20 पैसा है, वो पैसा कहाँ से देने वाला है। हम लोगों ने उसकी एक कमेटी बना के 4 सेक्रेटरी व्यापारी का दफ्तर मैं था हमारे चैम्बर में 3 दिन में 200 से भी ज़्यादा एसोसिएशन अहमदाबाद क्षेत्र थे, उनकी सुनवाई करके उनका टर्नओवर क्या होगा, क्या मार्जिन होगा, उसका आकलन करके एक चार्ट बना के प्रपोज कर दिया कि सरकार इसका और स्टैंडिंग कमेटी इसका रेजोल्यूशन कर दे। आपको खुशी होगी कि सरकार को उस समय पे जो उनमें से जो रेवेन्यू चाहते थे 80 करोड़ चाहते थे, हमने प्रस्तावित किया उसमें से 104 करोड़ पहले साल में प्राप्त किया। दूसरा हमने जो 4 उसको प्रस्तावित किया था कि इसका 1%, इसका 0.5%। अहमदाबाद शहर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ बढ़ा, कई नई रोलिंग मिल्स आई, और इतना ही नहीं 1987 से लेके 2007 में ऑक्ट्रोय का एवोल्यूशन हुआ, 20 साल तक वही के वही रेट विदाउट 0.1 का इधर और इधर फ्लक्चुएशन के बिना कॉर्पोरेशन में लागू रहा, क्योंकि पूरी साइंटिफिक पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको लागू कर दिया, मगर उसका ये संपन्न हो पाया, इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाई। ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है ये वहाँ के स्थानीय व्यापारी भी फ्लरिश हुए, जो उसके वेयर हाउसिंग एक्टिविटी वो फ्लरिश हुई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फ्लरिश हुआ, मगर संपन्न क्यों हुआ? क्योंकि जो राज सत्ता थी उन्होंने संवाद करने से मना नहीं किया, उन्होंने कहा आप लोगों के साथ बैठ के समझने की कोशिश करेंगे और वो लागू करने की भी कोशिश करेंगे। किसी भी राज्य की किसी भी देश की उन्नति और परिवार की भी तभी होती है जब अंदर एक म्यूचुअल संवाद होता है, एक दूसरे की भावना समझने की कोशिश होती है, एक दूसरे की तकलीफ समझने की कोशिश होती है, उसको रिस्पेक्ट करने की और जहाँ तक संभव है उसमें से मार्ग निकालने की अंदर से इच्छा होती है, इच्छा शक्ति होती है। वो जो है मैं समझता हूँ वो राज्य हो, वो व्यापार हो, वो परिवार, उसको कोई रोक नहीं सकता है, और वो हरियाणा में वो सिद्ध करना है। कांग्रेस पार्टी आज पूरी में पूरे देश में वो परिस्थिति जो है वो सिद्ध करे, और विशेष तौर पर हरियाणा जैसा राज्य जहाँ सरकार बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है, वहाँ हम पूरी
हमारे एसोसिएशन में एक्टिव था और 95 तक हमारे गुजरात में कांग्रेस की सरकार है और सेल्स टैक्स के लिए एक एडवाइजरी कमेटी होती है स्टेट की, सिर्फ एडवाइजरी, मगर उसमें प्रतिनिधित्व पाने के लिए राज्य के बड़े बड़े उद्योगपति भी चाहते थे कि उसका नाम उसका है, बड़े बड़े व्यापारी चाहते थे उसका नाम उसका है। तो वो इतनी प्रेस्टिजियस कमेटी थी, साल में 1 या 2 बार भी मिलती थी, मगर उसमें जो भी समस्या आई सेल्स टैक्स कमिश्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी को जवाब देने का लाना पड़ जाता था, इतनी पावरफुल थी, क्योंकि वो समय की जो मंत्रिमंडल फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, चीफ मिनिस्टर होते थे, इतना इन लोगों का दबाव रहता था कि व्यापारियों में से कोई भी शिकायत नहीं आई। तो इसके लिए मैंने वहाँ जो रखा था, मैंने पिताजी को भी प्रस्तावित किया था, मैंने फरीदाबाद में कुछ सवाल हुआ था, 2-3 दिन पहले गुड़गांव में कुछ हो रहा था कि आप लोगों के लिए एक एडवाइजरी कमेटी का गठन होना चाहिए, तो GST का हो या कोई अन्य क्षेत्र का हो, म्यूनिसिपल बॉडी में भी आप लोगों की एक एडवाइजरी कमेटी का होना चाहिए। इसकी वजह से टैक्सेशन के मामले में आप अपनी बात रख सकते हैं, आपके मेंबर की बात रख सकते हैं। देयर हैज टू बी अ कांस्टेंट डायलॉग, किसी भी नीति बनती है, पॉलिसी बनती है, नियम बनते हैं, दैट शुड बी सब्जेक्टेड टू रिव्यू एवरी 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 1 ईयर। तो उसमें लगातार संशोधन होता रहना चाहिए, जिसकी वजह से कहीं भी गलती हुई है, जिसकी वजह से कहीं गलती की वजह से ज़्यादा बहुत लोगों को एक्सपोजर, उसकी डिफिकल्टी एक्सपोज करता होते हैं, तो वो बंद हो जाए। इसलिए उसमें जो हम लोगों ने एक प्रस्तावना रखी हुई है कि सिटीजन चार्टर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय से लागू हुआ, मगर कोई अमल नहीं करते हैं कि कितने वीक में आपको जवाब मिल जाना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, सही दिया है, गलत दिया है। और एक और चीज़ भी हम लोगों ने उसमें डाली थी कि देयर विल बी अकाउंटेबिलिटी, किसी अफसर ने गलत तरीके से केस कर दिया, गलत तरीके से नोटिस दे दिया, कोई समझ गलत इल्जाम लगा के पेनल्टी इम्पोज कर दी, और उसमें व्यापारी भी उसके सामने शिकायत करना चाहता है, तो देयर हैज टू बी अ प्रोविजन कि उसको जो है बख्शा मिल जाए। व्यापारी का दायित्व रहेगा कि वो प्रूव करने के उसको परेशान करने के लिए, एक्सटोर्शन के लिए कर रहा है, मगर साथ साथ वो ऑफिसर को भी अपना आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उसका कोई बदल रहा है। एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म, और जिस प्रकार से आप RTI को लागू कर सकते हैं, अपील का प्रोविजन होता है, उसी प्रकार से सिटीजन चार्टर का भी जो प्रोविजन हो कि आप कहाँ अपील कर सकते हैं, कितने दिन में जवाब देना चाहिए, एंड यू कैन मूव द कोर्ट। तो सिटीजन चार्टर को भी एक्टिवेट यहाँ हरियाणा में करवाने का भी मैंने पिताजी से एक प्रस्ताव रखा हुआ है। गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।